रात के करीब 2:30 बज रहे थे। नाइट शिफ्ट खत्म करके मैं पैदल घर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1.5 साल से महानगर की सुनसान ब्याहबान सड़कें मेरी अनजानी साथी बन चुकी थीं। ये सड़कें दिन में जितनी चहल पहल से भरी रहती, रात में उतनी ही वीरान और रहस्यमयी लगती। कहीं घनघोर अंधेरा तो कहीं स्ट्रीट लाइट की सफेद रोशनी में चमकती सड़कों की सुंदरता। लेकिन अब इन सड़कों से डर नहीं लगता था, बल्कि यह रात का सन्नाटा मुझे अपना सा लगने लगा था। मई की उमस भरी रात थी। माथे से पसीना छू रहा था, लेकिन अचानक ठंडी हवा के झोंकों ने राहत दी। इस सुहानी हवा में मन भी मचल उठा और मैं हल्के हल्के गुनगुनाने लगा। जैसे ही मैं हाईवे के सुनसान मोड़ पर पहुंचा, मेरी नजर सड़क किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह सुंदर लग रही थी, सभ्य और सलीकेदार। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से उसने अपना सिर ढक रखा था, कंधे पर छोटा बैग लटका था और पैरों के पास एक पुराना सा ब्रीफ केस रखा था। पहली नजर में वो किसी गृहिणी की तरह लगी, लेकिन इतनी रात गए वो यहां क्या कर रही थी? मन में कई सवाल उठे। शायद बस से उतरकर अपने घर जाने के लिए किसी गाड़ी का इंतजार कर रही हो, शायद कोई रिश्तेदार लेने आने वाला हो। लेकिन इतनी रात गए यहां कोई क्यों आएगा? मेरे कदम धीमे पड़ गए। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, हमारी नजरें टकराईं। वह मुझे टकटकी लगाए देखती रही, न कोई झिझक न कोई भय, बल्कि उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मुझे अजीब सा महसूस हुआ। इतनी सुनसान रात में एक अकेली महिला और उसकी आंखों में कोई डर नहीं। मैं उस महिला के साथ कुछ देर रुका। कई बार उससे बात करने की कोशिश भी की, मगर वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। मैंने पूछा, आपको कहां जाना है? मगर कोई जवाब नहीं। बस रोने की सिसकियां की आवाज आ रही थी और किसी तरफ इशारा कर रही थी। धीरे धीरे उसकी चीख और तेज होने लगी। उल्टा मैं ही असहज महसूस करने लगा। नजरें हटाकर मैं तेजी से आगे बढ़ गया। अनजाने डर और शर्म के मारे पीछे पलटकर भी नहीं देखा। कुछ देर बाद जब दूसरी सड़क पर पहुंचा तो राहत की सांस ली। अब वह महिला पूरी तरह ओझल हो चुकी थी, लेकिन मेरी राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अभी मुश्किल से आधा किलोमीटर ही चला था कि अचानक मेरी चीख निकल गई। वो महिला दोबारा मेरे सामने खड़ी थी, ठीक उसी तरह, उसी सफेद साड़ी में, उसी बैग और ब्रीफकेस के साथ। वही स्थिर मुस्कान, वही टकटकी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे पीछे छोड़ दिया था। इस रास्ते पर ना कोई गाड़ी गुजरी, ना कोई दूसरा मोड़ था जहां से वो मुझसे आगे निकल सकती। यह सोचते ही दिल की धड़कन तेज हो गई। डर के मारे पैरों में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं बेतहाशा दौड़ा, इतना तेज कि यह भी नहीं देखा कि वह महिला अब कहां थी। भागता रहा, बस भागता रहा, जब तक कि अपने घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। हांफते हुए कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर घबराई हुई सांसों को काबू में करने की कोशिश करने लगा। अगले दिन शाम को ऑफिस पहुंचा तो वहां के बुजुर्ग कर्मचारी नूर चचा से रात की घटना का जिक्र कर दिया। मेरी बात सुनते ही वह हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अरे कहीं बूचड़खाने के पास की सड़क की तो बात नहीं कर रहा? बूचड़खाना? मैं हड़बड़ा गया। हाँ, वहीं जहां जानवर काटे जाते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत बदनाम है। वहां कई हादसे हो चुके हैं। कहते हैं कई साल पहले एक महिला बस का इंतजार कर रही थी। रोज रात को वो वहीं खड़ी रहती। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। बहुत से लोग वहां उस महिला को देख चुके हैं, नूर चचा ने आगे कहा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं बेटा, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कहते हैं वो एक भली औरत की रूह है, शायद अब भी किसी बस का इंतजार कर रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वाकई मेरी मुलाकात एक आत्मा से हुई थी? क्या मैंने सच में किसी परछाई के साथ नजरें मिलाई थीं? अब एक ही सवाल दिमाग में गूंज रहा था, क्या आज रात मैं फिर उसी रास्ते से गुजरने की हिम्मत कर पाऊंगा? अगले दिन मैं फिर नाइट लगाकर घर लौट रहा था। रात के 2:30 बज चुके थे। हर रोज की तरह आज भी मैं पैदल घर लौट रहा था, लेकिन आज की रात बाकी रातों से अलग थी। आज हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था जो दिल के अंदर तक सरसराहट पैदा कर रहा था। मैं हल्के हल्के गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक मेरी नजर हाईवे के किनारे खड़ी उसी महिला पर पड़ी जो पिछली रात देखी थी। वह सफेद प्रिंट वाली साड़ी पहने हुए, कंधे पर छोटा सा बैग
और पैरों के पास एक पुराना ब्रीफकेस रखा था। सिर पर साड़ी का पल्लू करीने से था। लेकिन इतनी रात गए वो यहां क्या कर रही थी? जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंचा, हमारी नजरें टकराईं। उसकी आंखों में न कोई डर था न झिझक, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान उसके होठों पर जमी हुई थी। मुझे अजीब सा महसूस हुआ। अनजाने डर से मैं नजरें फेरकर तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन तभी करीब आधा किलोमीटर ही चला था कि मेरे कदम जम गए। वह महिला दोबारा मेरे सामने खड़ी थी, ठीक उसी सफेद साड़ी में, उसी बैग और ब्रीफकेस के साथ। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे पीछे छोड़ दिया था। अगली शाम ऑफिस में नूर चचा को जब मैंने रात की बात बताई तो वो ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे बेटा, तू भी देख लिया उसे? उन्होंने धीरे से कहा। किसे? मेरी आवाज कांप गई। बूछड़ खाने के पास वाली औरत को। कहते हैं वो भली औरत की रूह है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। सालों पहले वहीं किसी ट्रक ड्राइवर ने उसे कुचल दिया था। लेकिन अजीब बात यह है कि उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। हां बेटा, वो शायद किसी को इशारा देना चाह रही है। उस रात मैं सो नहीं सका। मन में बस वही सफेद साड़ी वाली औरत घूम रही थी। अगली रात मैं हिम्मत करके उसी रास्ते पर फिर से गया। दिल जोरों से धड़क रहा था, पर मैं खुद को समझा चुका था कि इस बार पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही बूछड़ खाने के पास पहुंचा, वहां वही महिला खड़ी थी। मैंने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, आप क्या चाहती हैं? वो कुछ नहीं बोली, बस अपने ब्रीफकेस की ओर इशारा किया। मैंने हिम्मत जुटाई और ब्रीफकेस की ओर बढ़ा। मगर जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो महिला गायब हो गई और फिर अचानक से सामने आ गई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे सड़क के किनारे झाड़ियों की तरफ इशारा करने लगी और उसने अपनी कहानी सुनाई। उस महिला की कहानी उतनी ही दर्दनाक थी जितनी रहस्यमयी उसकी मौजूदगी। नाम था सविता। उम्र कोई 27 के आसपास। वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ शहर के बाहरी इलाके में रहती थी। पति सरकारी कर्मचारी था और बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने यही फैसला किया था कि सविता मायके से आर्थिक मदद लेकर एक छोटा बिजनेस शुरू करेगी। इसी सिलसिले में वह अक्सर अपने मायके जाया करती थी। एक रात जब सविता अपने मायके से लौट रही थी, उसे काफी देर हो गई। आखिरी बस जो उसके इलाके में जाती थी वह छूट चुकी थी। उसने अपने पति को फोन किया, लेकिन उस दिन नेटवर्क की समस्या थी और उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंची। मजबूरन वह हाईवे के पास एक सुनसान बस स्टॉप पर इंतजार करने लगी। रात गहरी होती जा रही थी और सविता को चिंता सताने लगी। उसने अपने छोटे से बैग में रखे पैसे टटोले और सोचा कि किसी ऑटो या रिक्शे से घर चली जाए। लेकिन उस समय उस सुनसान सड़क पर कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था। उसने फैसला किया कि थोड़ी दूर पैदल चलेगी, शायद कोई सवारी मिल जाए। अभी वह मुश्किल से 100 कदम ही चली थी कि एक ट्रक की हेडलाइट्स उस पर पड़ी। ट्रक तेजी से आ रहा था और ड्राइवर शायद नशे में था। सड़क के किनारे चलते हुए सविता को अंदाजा नहीं था कि ट्रक अचानक उसका संतुलन खो बैठेगा और फिर तेज रफ्तार से आते ट्रक ने उसे जोर से टक्कर मार दी। उसके बैग और ब्रीफकेस सड़क पर दूर जा गिरे और वह खुद सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़ी। ट्रक बिना रुके भाग गया। कुछ देर तक वह मदद की आस में पड़ी रही, लेकिन उस वक्त सड़क पर कोई नहीं था। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी सांसें थम गईं। कहते हैं जो आत्माएं अचानक और दर्दनाक मौत मरती हैं, वे भटकती रहती हैं अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ। सविता की आत्मा भी शायद अब तक उसी जगह पर अटकी हुई थी जहां उसकी जान गई थी। उसे अब भी इंतजार था, या तो किसी अपने का या फिर उस आखिरी बस का जो उसे घर ले जाने वाली थी। इसीलिए जो भी रात के उस सुनसान रास्ते से गुजरता, उसे वही रूप दिखता। एक सफेद साड़ी पहने महिला, कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस रखे इंतजार में खड़ी हुई। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन उसके होने भर से लोगों की रूह कांप जाती थी। शायद वह अब भी उसी राह पर खड़ी है, इस उम्मीद में कि कोई उसे लेने आएगा, लेकिन वह बस कभी नहीं आएगी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन अब मुझ में अजीब सी हिम्मत आ गई थी। मैंने चारों ओर देखा,
और सड़क के किनारे झाड़ियों में कुछ खोजने लगा। तभी एक जगह मिट्टी थोड़ी डीली लगी, जैसे किसी ने वहां खुदाई की हो। मैंने कांपते हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की और कुछ ही देर में मेरे सामने एक कंकाल दिखाई दिया, सफेद साड़ी में लिपटा हुआ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या यही थी वो महिला? उसकी आत्मा तभी भटक रही थी क्योंकि उसकी लाश अब तक बेनाम पड़ी थी। मैंने तुरंत पुलिस को खबर दी। जब खुदाई पूरी हुई तो कंकाल के पास से एक बैग और ब्रीफकेस भी मिला। बैग में कुछ पुराने दस्तावेज थे जिनमें उसका नाम लिखा था, सविता। जांच के बाद पता चला कि सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर ने उसे कुचल दिया था और लाश को छुपाने के लिए सड़क किनारे झाड़ियों में गड्ढा खोदकर दफना दिया था। अगले दिन सविता का अंतिम संस्कार विधिवत रूप से किया गया। उस रात जब मैं फिर उसी रास्ते से गुजरा तो मैंने हल्की सी ठंडी हवा महसूस की। कहीं कोई महिला नहीं थी, कोई ब्रीफकेस नहीं था। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी।